गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज पढ़ने वाले हैं मांग में वृद्धि या मांग में कमी। तो इसके पहले देखे थे कि मांग में जो परिवर्तन होता है, तो मांग में परिवर्तन होने के लिए दो प्रकार की बातें कारणीभूत होती है। दो प्रकार के बातों का विचार किया जाता है। एक तो वस्तु के कीमतों में अगर परिवर्तन हुआ तो मांग में क्या परिवर्तन होता है, और अन्य बातें अगर परिवर्तित हुई तो मांग के ऊपर क्या असर होता है। इसका डायग्राम अपन देखे थे। तो पहले देखे थे जब वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन होने से जो मांग में बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, उसमें उसको मांग का संकोच अथवा मांग का विस्तार कहते हैं। ये कल के वीडियो में अपन ने देखे थे। अब आज देखेंगे कि अन्य बातों पे अगर परिवर्तन होता है तो मांग के ऊपर क्या असर होता है या उस मांग को क्या कहा जाता है। तो अन्य बातों में बदलाव अगर हो जाता है तो मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी कहा जाता है। तो इसमें मांग में वृद्धि अथवा कमी अन्य बातों में परिवर्तन या अन्य बातों में परिवर्तन होता है। तो मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मांग में वृद्धि अथवा मांग में क्या बोलते हैं, कमी बोलते हैं। इसमें वस्तु की कीमतें वस्तु की कीमत जो होती है वो कैसे होती है, स्थिर होती है। इसमें वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कीमत स्थिर होती है, लेकिन अन्य बातों पे अगर बदलाव हो गया या परिवर्तन हो गया, जैसे जनसंख्या कम अथवा ज़्यादा हो गई, लोगों की रुचि पसंदीदा अगर चेंज हो गई है, मौसम में परिवर्तन आ गया है, तो ऐसे जो मांग के ऊपर प्रभाव डालने वाले जो भी अन्य कारक होते हैं, घटक होते हैं, उसमें अगर परिवर्तन हो गया तो उसका परिणाम मांग पे भी परिवर्तन होता है। तो इसमें देखेंगे, पहले देखेंगे मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि यानी क्या होता है, तो मांग जब पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, वस्तु के कीमतों का असर मांग में वृद्धि पे नहीं होता। तो अन्य जो बातें होती है, अन्य बातों में अगर बदलाव आ गया या परिवर्तन हो गया तो मांग में जो परिवर्तन होता है, मांग में जो वृद्धि होती है उसको, या मांग जब बढ़ते जाती है तो उसको मांग में वृद्धि कहा जाता है। वस्तु के कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं, वस्तु की कीमत स्थिर है, लेकिन अन्य बातों में बदलाव होने से जब एक मांग में बढ़ोतरी होती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। तो इस मांग में वृद्धि के लिए एक परिभाषा देखेंगे। तो वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन होने से मांग में जो बढ़ोतरी होती है उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत स्थिर है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं है वस्तु की कीमत में। पहले जितनी वस्तु की कीमत थी उतनी है, उसके रहने पर अन्य बातों में अगर परिवर्तन हो गया, जैसे अन्य जो बातें जो मांग के ऊपर प्रभाव अपना दिखाते हैं, उसमें अगर परिवर्तन हो गया तो उसके परिवर्तन से मांग में जो बढ़ोतरी होती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है अथवा कहते हैं। तो इसमें दो तरीके से मांग में वृद्धि देखी जाती है कि पूर्ववत जो भी कीमत होती है, तो पूर्ववत यानी दो तरीके से मांग में वृद्धि देखी जाती है। पहला है
पूर्ववत यानी समान मांग में या वस्तु के कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, वस्तु की कीमत पूर्ववत है। समान कीमत पर, समान कीमत पर पहले से अधिक मात्रा का, पहले से अधिक मात्रा का मात्रा को मांगा जाना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववत अथवा समान, ये हो गई समान, पूर्ववत अथवा समान यानी पहले की जो कीमत है वो पूर्ववत है, समान है कीमत पर पहले से अधिक मात्रा को मांगा जाना। यानी पहले से ज़्यादा मात्रा अगर खरीदी की जाती है, कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, पहली जो कीमत है वो उसी कीमत पे मात्रा का जो मांग वाली मात्रा है या वस्तु की जो मात्रा है वो पहले से ज़्यादा अगर खरीदी की जाती है तो उसे मांग में बढ़ोतरी कहते हैं। तो इसमें कीमत में परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है, वही कीमत पे मांग की मात्रा में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्य बातों में बदलाव हुआ जिसके कारण मांग में परिवर्तन हुआ, मांग में वृद्धि हुई। तो ये मात्रा को मांगा जाना, अगर मात्रा को इस समान कीमत पे पहले से ज़्यादा अगर लोग मांगते हैं, मांगा जाना, ये मांग में वृद्धि कहलाता है। ये दूसरा है, इसमें पॉइंट के अंतर्गत मांग की वृद्धि कहा जाता है। इसमें पहले से अधिक अथवा ऊंची, पहले से अधिक अथवा ऊंची कीमत पर पहले से ऊंची कीमत कर पहले के समान मात्रा का मांगा जाना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले से अधिक कीमत पर, यानी पहले से ज़्यादा अगर कीमत बढ़ गई है लेकिन मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसे पहले से ज़्यादा या ऊंची कीमत पर पहले के समान मात्रा का मांगा जाना, इसमें क्या होती है, वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन बढ़ोतरी होने के कारण मांग का नियम क्या कहता है कि वस्तु की कीमतों में अगर बढ़ोतरी हुई तो डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक दूसरे पॉइंट में पहले से अधिक ऊंची कीमत पर पहले से ज़्यादा वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है लेकिन पहले के समान ही मात्रा का मांगा जाना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितनी कीमत बढ़ने के पहले जितनी डिमांड की जाती थी वस्तु की कीमत बढ़ने के बाद में भी किसी प्रकार की मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मांग पहले इतनी ही खरीदी की जाती है। इसका भी परिणाम अन्य बातों पे जो भी अन्य बातों में अगर बदलाव आ गया या परिवर्तन आ गया तो अन्य बातों के कारण या अन्य बातों में जो भी बदलाव होता है उसके कारण वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने के बावजूद भी लोग पहले इतनी ही मात्रा खरीदी करते हैं। तो इस कंडीशन को भी मांग में वृद्धि कहते हैं। अब ये जो बातें हैं ये दो तरीके से मांग में वृद्धि देखी जाती है। पूर्ववत यानी पहले इतनी ही कीमत पर ज़्यादा मात्रा का या अधिक मात्रा का मांगा जाना, अथवा पहले से ऊंची कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा का मांगा जाना। ये दोनों तरीके से मांग में वृद्धि यहाँ पे देखी जाती है, अथवा मांग में वृद्धि का अध्ययन ये दोनों तरीके से किया जाता है। तो ये जो मांग में वृद्धि है, ये मांग में वृद्धि एक तालिका के माध्यम से अपन यहाँ पे समझा सकते हैं अथवा उसको स्पष्ट कर सकते हैं मांग में वृद्धि को। तो वो मुद्दों के आधार पे ये मांग में वृद्धि अपने को स्पष्ट करना है।
तो तालिका है इसकी तालिका के माध्यम से देखेंगे कि मांग में वृद्धि किस प्रकार से होती है। ये हो गया। ये दो पार्ट करेंगे तालिका के इस प्रकार से। और पहला जो मुद्दा अपना था कि पूर्ववत कीमत पर पहले से अधिक मात्रा, पूर्ववत कीमत पर पहले से अधिक मात्रा की मांग, और इसमें ऊंची कीमत पर पहले कितनी ही मात्रा की मांग। यानी इसका मतलब यह हो गया कि ऊंची कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा की मांग। तो यहाँ पे इसके दो पार्ट देखेंगे। इसमें आएगा वस्तु की कीमत, और यहाँ पे आएगा मात्राएं, वस्तु की मात्राएं। इसमें वस्तु की कीमत और यहाँ पे आएगा मात्रा है। तो इस प्रकार से इसको अपन ने देखा है। तो पूर्ववत कीमत पे वस्तु की कीमत 5 रुपये है, तो मात्रा, वस्तु की मात्रा 10 मात्रा की यहाँ पे डिमांड की जाती है। वस्तु की कीमत अगर 5 रुपये है तो इसमें पहले से ज़्यादा मात्रा की खरीदी की जाती है। पहले से ज़्यादा मात्रा की इसमें खरीदी की जाती है। एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊंची कीमत पर, यानी पहले से ज़्यादा वस्तु की कीमत बढ़ गई है। जैसे 5 रुपये से 10 रुपया हो गई है वस्तु की कीमत, ऊंची कीमत हो गई है। उसमें अगर 5 रुपये उसको प्रति किलो अथवा प्रति मात्रा है उसकी कीमत है, तो 10 मात्रा की डिमांड की जाती है। और 5 रुपये से 10 रुपये अगर कीमत बढ़ गई फिर भी मात्राएं 10 ही लिए जाएगी। तो इस प्रकार से ये दो जो बातें हैं, पूर्ववत कीमत पर पहले से पूर्ववत कीमत पर पहले से अधिक मात्रा की मांग, और ऊंची कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा की मांग। तो ये दोनों बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूर्ववत कीमत पर यानी पहले इतनी ही कीमत है, 5 रुपये पहले कीमत थी, तो 10 इकाइयों का डिमांड की जाती थी, 10 मात्रा की डिमांड की जाती थी। पूर्ववत कीमत है यानी 5 रुपये है, कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, फिर भी उसकी जो डिमांड है ये डिमांड बढ़ गई है। पहले 10 मात्रा की थी, अभी 15 मात्रा की हो गई। उसमें ऊंची कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा की मांग, तो वस्तु की कीमत यहाँ दर्शाई गई है। पहले 5 रुपये कीमत थी तो 10 मात्रा की खरीदी की जाती थी या डिमांड की जाती थी। अब वस्तु की कीमत ऊंची हो गई यानी पहले से ज़्यादा बढ़ गई, फिर भी वस्तु की जो डिमांड है वो उतनी ही डिमांड यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये दोनों तरीके से मांग में वृद्धि कहलाती है। तो वस्तु की कीमत अगर समान है तो, या वस्तु की कीमतों में बदलाव हुआ तो, ये जो डिमांड में बदलाव होता है, ये डिमांड अथवा स्थिर रहती है अथवा बदलाव होता है, ये किस कारण होता है कि अन्य बातों में बदलाव होने से लोगों की मांग क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए या ऊंची कीमत होने पर भी वस्तु की जो डिमांड होती है वो कैसे रहती है, समान रहती है, एक समान रहती है। तो इस प्रकार से अपन वस्तु जो मांग में वृद्धि है, ये मांग में वृद्धि इस तालिका के माध्यम से अपन देख सकते हैं। अभी यही तालिका के माध्यम से अपन एक
रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझा सकते हैं। रेखा चित्र, ये रेखा चित्र के माध्यम से भी अपन इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये रेखा चित्र देखिए, यहाँ पे वो लिखा मैंने, यहाँ पे x लिखा, ये रेखा चित्र, यहाँ पे वो, यहाँ पे x और यहाँ पे लिखा y। यहाँ पे वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा अथवा इकाइयाँ, वस्तु की मात्रा अथवा इकाइयाँ दी हुई है और यहाँ पे उसकी कीमत दर्शाई। अब यही जो बातें हैं, ये बातें अपन क्या करेंगे, ये टेबल जो तालिका है, तालिका को यहाँ पे ये जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। तो पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन यानी यहाँ पे ये P यानी वस्तु की कीमत, OP रहने से, P यानी प्राइस, तो क्वांटिटी खरीदी की जाएगी OQ। तो ये यहाँ से अपन ऐसा एक रेखा खींचे और इधर से क्वांटिटी की रेखा खींचे, तो ये यहाँ पे एक बिंदु अपने को मिल जाएगा। इसको नाम दे दिया अपन ने, ये नाम दे दिया, यानी ये पहले की मार्केट की स्थिति है। इस मार्केट के स्थिति को देखिए आप, OP कीमत पहले थी, तो जो क्वांटिटी, वस्तु की जो मात्रा थी वो कितनी थी, वो की इतनी खरीदी की जाती थी। अब देखिए इसमें, यानी इसका मतलब ये हो गया, OP यानी 5 रुपये कीमत थी, तो OQ यानी 10 मात्रा की खरीदी की जाती थी। अब ये कंडीशन देखते, पूर्ववत कीमत पर पहले से अधिक मात्रा की मांग। अब वस्तु की कीमत क्या है दूसरे कंडीशन में, इसमें वस्तु की कीमत उतनी ही है, OP है, लेकिन पहले से ज़्यादा मात्रा की खरीदी की जाती है, तो क्वांटिटी बढ़ेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OP है ये यहाँ तक जाएगा और वस्तु की जो मात्रा है, ये वस्तु की मात्रा पहले से ज़्यादा खरीदी की जाती है। इसको नाम दे दिया है Q1। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको नाम दे दिया था अपन ने ये, और ये एक बिंदु अपने को मिला, इसको नाम दे दिया अपन ने B। तो पहले ही OP इतनी ही कीमत है। पहले कंडीशन क्या थी मार्केट में, OP कीमत रहने पे OQ मात्रा की खरीदी की जाती है, ये पहली कंडीशन है। अब किसी कारणवश क्या हुआ, कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, कीमत क्या है, OP है, लेकिन अन्य बातों में बदलाव होने के कारण लोग क्या करेंगे, उसकी जो मात्राएं हैं वो मात्राएं पहले से ज़्यादा खरीदी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, OP कीमत होने पे OQ इतनी मात्रा खरीदी की जाती थी, कीमत OP है लेकिन पहले से ज़्यादा उस मात्रा की खरीदी की जाती है। तो ये Q से लेके Q1 तक वस्तु की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, उतनी ही कीमत पे OP कीमत। ये हो गया ये कंडीशन में कि पूर्ववत कीमत पर पहले से अधिक मात्रा की मांग। अब ये दूसरी कंडीशन देखिए, ऊंची कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा की मांग। अब ऊंची कीमत पे अभी क्या होगा, कीमत बढ़ेगी ऊंची कीमत पे। अब यहाँ पे इसकी कीमत बढ़ गई है P1 तक, उस वस्तु की कीमत P1 तक बढ़ गई है ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन ऊंची कीमत पर, कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसकी जो डिमांड है वो डिमांड कितनी है, पहले इतनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर देखते हैं तो 5 रुपये वस्तु की कीमत, यानी OP इतनी वस्तु की कीमत है, तो वस्तु की डिमांड कितनी है, 10 मात्रा की है, OQ इतनी है, ये 10 मात्रा। जैसे यहाँ पे 5 रुपये लिख दिया अपन ने समझाने के लिए, तो यहाँ पे 10 मात्रा लिख दिया। ये 5 रुपये का डिस्टेंस है, ये 10 मात्रा का डिस्टेंस है, तो 5 रुपये कीमत पे 10 मात्रा यहाँ पे मांगी जाती है। अभी क्या हुआ कि वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो गई, वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो गई,
ये वस्तु की कीमत 5 रुपये से 10 रुपया हो गई, तो ये 5 रुपये हो गए, यहाँ पे ये 5 रुपये हो गए। 5 रुपये से और वस्तु की कीमत बढ़ गई है, यानी टोटल कितनी हो गई है, 10 रुपया टोटल हो गई है। तो ये OP से OP1 तक बढ़ गई है, लेकिन वस्तु की जो मात्राएं हैं खरीदी की जाती है वो उतनी है, उतनी यानी कितनी, 10 मात्राएं हैं। तो ये यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ से इसी मात्रा में बढ़ी हुई जो कीमत है, ये बढ़ी हुई कीमत से उसी OQ मात्रा तक अपन उसको खींचेंगे, तो यहाँ पे एक अपने को बिंदु मिल गया, तो इसको नाम दे दिया C। इस प्रकार से ये जो अपने को बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पे अलग अलग बिंदु अपने को मिल गए। अब क्या करेंगे कि ये जो बिंदु है ये जोड़ने की अपन कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बिंदु अपन ने जोड़ दिया, ये वाले 2 बिंदु अपन ने जोड़ दिया, ये हो गया D। ये बिंदु अपन ने जोड़ दिया, ये पहला वक्र है DD, और ये दूसरा वक्र है D1। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये जो बिंदु है इसको अपन ने आधे अधूरे रेखा से उसको जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु यानी DD जो वक्र दर्शाता है, ये DD वक्र क्या दर्शाता है कि वस्तु की कीमत 5 रुपये यानी OP होने से वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी की जाती है, 10 मात्रा खरीदी की जाती है, यानी OQ इतनी मात्रा खरीदी की जाती है, OQ इतनी मात्रा खरीदी की जाती है। तो OP कीमत पर OQ इतनी मात्रा मार्केट में कंडीशन स्थिर रहने पे उसकी खरीदी की जाती है या डिमांड की जाती है। इसलिए ये दोनों, ये जो यहाँ पे एक बिंदु मिल गया है, इस बिंदु को जोड़ दिए तो ये एक DD ये वक्र अपने को मिला है। ये पहले का डिमांड वक्र दर्शाता है, जो मार्केट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये पहले का डिमांड वक्र दर्शाता है। ये अभी ये जो डिमांड वक्र है, ये डिमांड वक्र कौन से कंडीशन में निकाला गया है, जब कंडीशन चेंज हो जाती है मार्केट में। तब देखिए पहले इसमें देखिए पूर्ववत कीमत पर पहले से अधिक मात्रा की मांगा जाना। तो यहाँ पे देखिए पूर्ववत कीमत 5 रुपये कीमत होने से 10 मात्रा की खरीदी की जाती है, और उसके बाद में 5 रुपया वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपये ही है, लेकिन पहले से ज़्यादा उस वस्तु की खरीदी की जाती है। पहले से ज़्यादा यानी यहाँ पे देखिए ये 5 मात्रा पहले से ज़्यादा खरीदी की जाती है, यानी टोटल 15 मात्रा खरीदी की जाती है। तो यहाँ पे ये जो डिमांड है या ये जो मात्रा है और ये जो प्राइस है, पहले इतनी ही प्राइस, ये यहाँ से ये अपन एक रेखा खींचे हैं, पहले इतनी ही प्राइस तक, और ये यहाँ से क्वांटिटी तक खींचे हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु मिल गया, तो इस बिंदु को नाम दे दिया है B, ये इसके लिए, ठीक है। अब ये कीमत वस्तु की 5 रुपये है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है। कीमत 5 रुपये है, लेकिन डिमांड इधर बढ़ गई है, OQ से OQ1 तक बढ़ी है। दूसरी कंडीशन में ऊंची कीमत पर पहले से इतनी मात्रा का मांगा जाना। ऊंची कीमत में यानी पहले से कीमत बढ़ गई है, OP से OP1 तक बढ़ गई है, 5 रुपये बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे 5 रुपये पे 10 मात्रा का मांगा जाना, ये 5 रुपये पे 10 मात्रा का मांगा जाना, ये पहली कंडीशन है। अब क्या हो गया, मार्केट में किसी कारण उसकी कीमत बढ़ गई, 5 रुपये से 10 रुपया हो गया, तो ये 5 रुपया और ये 5 रुपये, OP1 का जो डिस्टेंस है ये 10 रुपये का है, तो OP1 ये 10 रुपये कीमत हो गई है, लेकिन पहले इतनी ही मात्रा खरीदी की जाती है। यहाँ पे देखिए मात्रा पहले 10 की मात्रा थी, अभी भी 10 इतनी मात्रा है। तो यहाँ पे कीमत बढ़ने से ये कीमत जो है P1, इसको नाम दे दिया, ये बिंदु मिल गया, और यहाँ पे पहली इतनी मात्रा यानी Q है। तो यहाँ से अपन ने ये जो मात्रा का रेखा है, ये रेखा P1 तक अपन खींचेंगे, ये यहाँ से P1 तक, और ये P1 को ये क्वांटिटी तक खींचेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा,
इसका संतुलन यहाँ पे हुआ, ये संतुलन बिंदु को नाम दे दिया सी। अब यहाँ पे दो बिंदु मिले हैं, ये बी और सी, तो ये दोनों बिंदु को एक डिमांड वक्र से अपन ने जोड़ दिया, क्योंकि वस्तु की कीमत और मात्रा, वस्तु की कीमत और मात्रा, तो यहाँ पे बी एक बिंदु मिल गया और सी एक बिंदु मिल गया। तो ये जो आधा अधूरा जो वक्र बता रहा है, टूटक रेशा से बता रहा है, वो खंडित रेशा से जो अपने को यहाँ पे बता रहा है संतुलन, ये यहाँ पर भी, तो ये जो है ये मांग की वृद्धि बताने वाली रेखा है। और ये जो वक्र अपन ने निकाले D1 ये मांग में वृद्धि दिखाने वाला वक्र है। तो मांग में वृद्धि ओपी, यहाँ पे देखिए आप, इधर में ओपी कीमत पे कितनी, ओपी कीमत पे OQ मात्रा खरीदी की जाती है, ये मात्रा खरीदी की जाती है। ओपी कीमत पे OQ मात्रा खरीदी की जाती है। यहाँ लिखता हूँ इधर, ओपी कीमत पे OQ मात्रा खरीदी की जाती है। OQ मात्रा खरीदी की जाती है, ये हो गई कीमत और ये हो गई मात्रा। ये मार्केट की पहली कंडीशन है। अब क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया, पहले कंडीशन में वस्तु की कीमत उतनी है, यानी OP, तो ये OP कीमत उतनी ही कीमत है, लेकिन मात्रा जो है वो क्या हो गई, OQ1 तक बढ़ गई मात्रा। ये मात्रा, ये दूसरी कंडीशन, पहले वस्तु की कीमत वही होने से मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, OQ1 हो गई है, OQ1। और दूसरी कंडीशन, OP कीमत रहने से OQ मात्रा खरीदी की जाती है, लेकिन OP1 कीमत होने से मात्रा कितनी खरीदी की जाती है, OQ उतनी ही मात्रा खरीदी की जाती है, उतनी ही मात्रा खरीदी की जाती है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये मांग में वृद्धि दर्शाता है, और ये भी मांग में वृद्धि दर्शाता है, मांग में वृद्धि, इसको मांग में वृद्धि कहा जाता है, मांग में वृद्धि। तो ये जो Q1, ये जो Q1 है, Q1 ये क्या कहलाएगा, मांग में वृद्धि कहलाता है। और ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो Q1 है, OQ जो है, तो वो ये जो OP से OP1 तक कीमत बढ़ी है, लेकिन OQ इतनी ही मात्रा खरीदी की जाती है। तो ये जो खरीदी की हुई मात्रा है, ये मांग में वृद्धि दर्शाएगी। तो इसमें OP1 बराबर OQ, ये क्या दर्शाता है, मांग में वृद्धि दर्शाता है, मांग में वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि OP1 बराबर क्या है, OQ है, उतनी ही मात्रा खरीदी की जाती है, तो ये मांग में वृद्धि दर्शाता है। ये जो DD वक्र है, ये DD वक्र, ये मांग वक्र है, मांग वक्र कौन सा वाला मांग वक्र है, जब स्थिति कैसे रहती है, स्थिति कैसी रहती है, इसमें पहले वाला जो है मार्केट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता था, DD वक्र है। और ये D1 जो वक्र है, ये D1 जो वक्र है, ये भी मांग वक्र है, लेकिन ये मांग वक्र कौन सा है, वृद्धि वक्र है, वृद्धि। तो डिमांड में वृद्धि दर्शाने वाला जो वक्र है, ये D1 वक्र यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर वस्तु की कीमतों में स्थिरता है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, वस्तु की कीमतें जैसी है वैसी है, और डिमांड में अगर वृद्धि होती है तो इसको, या बढ़ोतरी होती है तो उसको मांग वक्र या
मांग में वृद्धि कहा जाता है। और इसमें वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होने से पहले इतनी ही मात्रा की डिमांड की जाती है, तो इसको भी मांग में वृद्धि कहा जाता है। ये यहाँ पे ये रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। पहली कंडीशन है 5 रुपये कीमत पर 10 मात्रा का खरीदी करना। तो ये डी एक वक्र मिला है जो पूर्ववत मांग वक्र पर दर्शाता है। उसके बाद में वस्तु की कीमत 5 रुपये है लेकिन डिमांड वो Q1 हो गई है, तो ये जो ज़्यादा का पोर्शन है Q1 ये मांग में वृद्धि दर्शाता है। उतनी ही कीमत पे ज़्यादा मात्रा खरीदी की जाती है। और इधर में देखा जाए तो वस्तु की कीमत OP से OP1 तक बढ़ी है लेकिन डिमांड उसी OQ इतनी ही की जाती है। तो यहाँ पे जो C बिंदु है ये C बिंदु मांग में वृद्धि दर्शाता है और ये B बिंदु मांग में वृद्धि दर्शाता है। तो C बिंदु मांग में वृद्धि और B बिंदु मांग में वृद्धि दर्शाता है। तो इसी तरीके से एक मांग में वृद्धि की जो संकल्पना है इस संकल्पना को स्पष्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये मांग में वृद्धि कहलाता है। इसके बाद में देखेंगे मांग में कमी। तो मांग में कमी के लिए मांग में कमी देखेंगे। ये मांग में वृद्धि हो गई। सेवक मांग में कमी जिसको बोलते हैं घट। अब किसी कारणवश वस्तु के कीमत पे किसी प्रकार का बदलाव नहीं है लेकिन अन्य बातों में बदलाव अगर हो गया तो उसका परिणाम जो डिमांड होती है वस्तु की वो डिमांड पहले से कम खरीदी की जाती है लोगों के माध्यम से, या जो डिमांड है वो डिमांड पहले से कम खरीदी की जाती है तो उसे मांग में कमी अथवा मांग में घट कहा जाता है। तो इसमें वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में कमी नहीं होती, तो अन्य बातों में परिवर्तन होने से पहले से कम खरीदी की जाती है अथवा पहले से लोग ज़्यादा वस्तु की खरीदी नहीं करते या उतनी ही खरीदी करते हैं, तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। तो वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में घट अथवा कमियां होती है उसे मांग में कमी कहते हैं। तो जो वस्तु की कीमतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है
और वस्तु अन्य बातों में अगर बदलाव हो गया तो मांग में जो कमियां होती है अथवा मांग पहले से कम की जाती है तो उसे मांग में कम कहा जाता है, मांग में घट कहा जाता है। इसमें भी ये भी संकल्पना को दो मुद्दों के आधार से स्पष्ट किया जाता है कि समान कीमत पर पहले से कम मात्रा का क्रय करना, समान अथवा पूर्ववत कीमत पर पहले से कम मात्रा का मांगा जाना। और दूसरा निजी कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा का मांगा जाता। अब इसमें भी दो मुद्दों के आधार से निजी कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा का मांगा जाना, तो इसमें भी दो मुद्दों के आधार से ये मांग में कमी को स्पष्ट किया जाता है। और मांग के कमी को स्पष्ट करते समय वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में कमी नहीं आई, तो इसमें देखा जाता है कि अन्य बातों में परिवर्तन होने से पहले से कम मात्रा की खरीदी लोगों के तरफ से की जाती है, तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। जैसे पहले इतनी ही कीमत है लेकिन किसी कारणवश पहले से कम मात्रा की खरीदी की जाती है, तो इसका परिणाम ये होता है कि मार्केट में अन्य बातों में बदलाव हुआ है, जिसके कारण कम कीमत होने से भी लोगों ने अधिक मात्रा की खरीदी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अधिक मात्रा की खरीदी नहीं होती, तो उतनी ही खरीदी होती। या वस्तु की पूर्ववत कीमत पे वस्तु की कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, उतनी ही कीमत है, लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले से कम खरीदी करते हैं। या वस्तु की कीमत अगर कम हो गई तो पहले इतनी ही खरीदी की जाती है। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से इस मांग के कमी को स्पष्ट किया जाता है। तो ये जो मांग की कमी है, ये मांग के कमी को भी एक कोष्टक के माध्यम से, तालिका के माध्यम से अथवा रेखा चित्र के माध्यम से अपन उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक तालिका के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। तालिका, ये तालिका निकाल लिया अपन ने। इसके दो पार्ट करेंगे इस प्रकार से, इसको दो में डिवाइड करेंगे ऐसा, तो इसका एक पार्ट करेंगे, इसका एक पार्ट करेंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। तो अपन ने दो मुद्दों को लिया था। पहला मुद्दा है समान कीमत पर पहले से कम मात्रा खरीदी करना और निजी कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा की खरीदी। ये दोनों मुद्दों के आधार से अपन देखेंगे, यहाँ पे है कीमत, यहाँ पे है मात्रा, यहाँ पे है कीमत,
और यहाँ पे है मात्रा। इस प्रकार से एक टेबल तैयार कर दिया अपन ने, तालिका तैयार कर लिया। इस तालिका के माध्यम से अपन मांग में जो कमी है वो मांग में कमी दर्शा सकते हैं। जैसे 5 रुपये कीमत है, यहाँ भी 5 रुपये कीमत है, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि समान कीमत पर पहले से कम मात्रा की खरीदी करना। वस्तु की कीमत समान है, पहले 5 रुपये थी, अभी भी 5 रुपये है, लेकिन पहले 5 रुपये कीमत थी तो 10 मात्रा की खरीदी की जाती थी। अभी 5 रुपये कीमत है, फिर भी किसी कारणवश लोग क्या करते हैं, 10 मात्रा की खरीदी नहीं करते, अभी 5 मात्रा की खरीदी करते हैं। यानी समान कीमत पर पहले से कम मात्रा की खरीदी करना। 10 थी मात्राएँ, 5 रुपये कीमत होने से 10 मात्रा खरीदी की जाती थी, अभी भी 5 रुपये कीमत है, लेकिन पहले से कम मात्रा की खरीदी की जाती है। यहाँ पे देखिए नीची कीमत पर पहले इतनी ही मात्रा का खरीदी करना। अब नीची कीमत पर, यानी पहले मान के चलते हैं कि पहले 10 रुपये वस्तु की कीमत थी, तो उसमें 10 वस्तु की खरीदी की जाती थी। किसी कारणवश वस्तु की कीमत कम हो गई, 5 रुपया हो गई, 5 रुपया हो गई, तो इसमें वस्तु की कीमत कम होने से मात्रा ज़्यादा खरीदी करना चाहिए लोगों ने, लेकिन मात्रा की खरीदी 10 मात्रा की ही है। यानी कीमत कम होने से मांग के नियम के अनुसार बढ़ना चाहिए, कीमत कम होने से डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन वस्तु की कीमत 10 रुपये होने से 10 मात्रा की खरीदी की जाती है, और वस्तु की कीमत कम होने से 5 रुपये होने से भी 10 मात्रा की खरीदी की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब मार्केट में होती है तो इसमें देखिए कीमत का प्रभाव नहीं है, पहले इतनी ही मात्रा लोग खरीदी कर रहे हैं, कीमत का प्रभाव नहीं है। अगर कीमत का प्रभाव होता तो लोग क्या करते हैं, 10 से ज़्यादा मात्रा की खरीदी करते, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 मात्रा की खरीदी की जाती है। तो ये अन्य बातों में परिवर्तन होने से क्या होता है कि डिमांड कम हो गई है, यानी उतनी ही है, यानी इसको डिमांड कम हो गई कहा जाएगा। इसमें भी कीमत का परिमाण नहीं है, परिणाम नहीं है। वस्तु की कीमत 5 रुपये थी, अभी भी 5 रुपये है, लेकिन पहले 10 मात्रा की खरीदी की जाती थी, अभी 5 मात्रा की खरीदी की जाती है। इसमें भी कीमत का परिणाम दिखाई नहीं देता। तो ये जो परिणाम है जो दिखाई देता है मात्रा खरीदी करने का, ये परिणाम किसके कारण है, अन्य बातों में बदलाव होने के कारण वस्तु की जो डिमांड है वो पहले से कम की जाती है, या वस्तु की कीमत कम होने से डिमांड पहले इतनी ही की जाती है। तो इस प्रकार का जो वातावरण मार्केट में होता है, या कंडीशन, डिमांड की कंडीशन इस प्रकार की होती है, तो उसे मांग में कमी कहा जाता है, या मांग में ह्रास कहा जाता है। इसको मांग में ह्रास भी बोलते हैं, ह्रास भी कहा जाता है। तो इसको भी अपन एक डायग्राम के माध्यम से या तालिका के माध्यम, रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसको रेखा चित्र, ये तालिका हो गई मांग में ह्रास की, और ये हो गया रेखा चित्र। रेखा चित्र, ये रेखा चित्र इस प्रकार से मैंने निकाला, यहाँ से इसको नाम दिया OX इस ह्रास को, और इसको नाम दिया है OY इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए OX और OY, यहाँ पे मात्रा लिखी हुई है, मात्रा यानी इकाइयाँ लिखी है, और यहाँ पे वस्तु की कीमत दर्शाई गई। अब यहाँ पे देखिए कि वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। तो पहली जो कंडीशन है मार्केट में, पहली कंडीशन क्या है कि OP कीमत पे OQ मात्रा की खरीदी की जाती है। पहली कंडीशन, मात्रा में मार्केट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, मार्केट में साधारण स्थिति है। इस साधारण स्थिति में क्या करते हैं लोग, OP कीमत पे कितनी मात्रा की खरीदी करते हैं, OQ मात्रा की खरीदी करते हैं, OQ मात्रा की खरीदी करते हैं OP कीमत पे। इसीलिए ये जो वक्र है रेट प्राइस, और ये है क्वांटिटी रेखा, ये इसको जोड़ दिए
तो यहाँ पे एक संतुलन बिंदु अपने को प्राप्त होगा। ये संतुलन बिंदु को पहला संतुलन बिंदु है। ये मार्केट में जब कंडीशन नॉर्मल होती है तब इसको नाम दे दिया ये, इसको नाम दे दिया ये एक संतुलन बिंदु हो गया। ये पहली कंडीशन मार्केट में है, इसलिए इसका संतुलन बिंदु ये होने से यहाँ से एक वक्र निकाल दिया, इसको नाम दे दिया डी बी का मतलब होता है डिमांड वक्र। ये हो गई मार्केट की पहली कंडीशन। अभी मार्केट में बदलाव हो गया। क्या हो गया कि वस्तु की कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, फिर भी अपन देखते हैं मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं होने के कारण भी मात्रा कम ज़्यादा खरीदी की जाती है, तो इसे मांग में कमी या ह्रास कहते हैं। पहले 5 रुपये कीमत थी तो 10 मात्रा की खरीदी की जाती थी। अभी मार्केट में देखते हैं कि कीमत उतनी है, 5 रुपये है, तो पहले से कम मात्रा की खरीदी की जाती है, यानी 5 मात्रा की खरीदी की जाती है। तो क्वांटिटी जो कर्व है या रेखा है, तो ये क्या होगा, ये 10 मात्रा है, वो क्यों, तो ये हो जाएगा 5 मात्रा। तो ये यहाँ ये जो वक्र है, ये वक्र क्वांटिटी जो बिंदु है वो इधर रिवर्स में आएगा, तो इसको नाम दे दिया है Q1। क्वांटिटी है, पहले उतनी ही कीमत है, 5 रुपये है, तो ये क्वांटिटी का जो रेखा है वो 5 रुपये कीमत के ऊपर अपन ने दर्शाया है। तो ये यहाँ ये जो आधे रेखा में जो दर्शाया गया है वो यहाँ पे इसका संतुलन ये बिंदु पे हो गया, इसको नाम दे दिया B। ये बिंदु को नाम दे दिया है B। अब क्या है मार्केट में, ये देखिए ये कंडीशन इस कंडीशन में दिखाई देता, पहले इतनी कीमत है लेकिन उसकी मात्रा पहले से कम खरीदी। दूसरी कंडीशन ये है कि वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 10 रुपया थी। वस्तु की कीमत 10 रुपया मान के चलते, OP है वस्तु की कीमत। अब वस्तु की कीमत क्या हो गई, 10 रुपये से कम हो गई, 5 रुपये हो गई, यानी ये जो P बिंदु है वो P बिंदु नीचे की ओर आएगा, इसको नाम दे दिया P1। ये बिंदु नीचे आ गया तो क्योंकि वस्तु की कीमत पहले से कम हो गई है। ये OP अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो पहले से कम उसकी कीमत हो गई, तो 5 रुपये हो गई, तो ये OP ये बिंदु तक आएगा, इसको नाम दे दिया P1। अब पहले उतनी ही मात्रा खरीदी करना है, पहले इतनी ही मात्रा, यानी ये अगर 10 मात्रा है, वो क्यों ये कितनी मात्रा है, 10 मात्रा है, तो ये यहाँ से अपन क्या किया है, इसको ये 10 मात्रा तक इसको लेके गया है प्राइस के बिंदु को या प्राइस की रेखा को। तो यहाँ से अपने को एक यहाँ संतुलन मिल गया, इसको नाम दे दिया C। ये बिंदु को नाम दे दिया C, और यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे उसका मिलाप हो गया, और ये प्राइस और ये क्वांटिटी यहाँ पे मिलाप हो गया। तो ये प्राइस पे ये क्वांटिटी और ये प्राइस पे ये क्वांटिटी, ये डिमांड हो गई है। तो इसको इस प्रकार से अपन ने जोड़ दिया, इस प्रकार से जोड़ने से अपने को एक वक्र मिला, ये डिमांड वक्र है, तो इसको ये नया डिमांड वक्र होने के कारण इसको नाम दे दिया D1। तो ये D1 जो वक्र पे जो भी बिंदु है वह बिंदु क्या दर्शाते हैं, मांग में कमी अथवा मांग में ह्रास दर्शाते हैं। तो ये जो है Q से Q1 ये मांग में ह्रास दर्शाएगा, और ये जो कीमत है पहले से कम कीमत पे ज़्यादा मात्रा की खरीदी करना, ये भी मांग में ह्रास दर्शाएगा। तो रेखा चित्र में दिया गया B बिंदु तथा कौन सा बिंदु, C बिंदु मांग में ह्रास अथवा कमी दर्शाने वाला क्या है, दर्शाने वाला बिंदु है। और D1 ये मांग में ह्रास दर्शाने वाला क्या है, मांग वक्र।
मांग वक्र है। इस प्रकार से मांग में कमी अथवा मांग में ह्रास ये रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ओपी कीमत पे कितनी मात्रा खरीदी की जाती है, वो क्यू मात्रा खरीदी की जाती है। ये ओपी कीमत हो गई और ये मात्राएं हो गई। अब वस्तु की कीमत कितनी है, ओपी है, ओपी ही है, लेकिन वस्तु की जो डिमांड है ये डिमांड पहले से कम हो गई है, यानी वो क्यू हो गई है, वो क्यू 1 हो गई है। तो ये कीमत है ओपी और ये हो गई मात्राएं। अब क्या हो गया, अब क्या है, OP1 कीमत है, OP1 कीमत है। OP1 कीमत पे वस्तु की मात्राएं कितनी है, वो क्यू मात्रा है, वो क्यू मात्राएं हैं, वो क्यू मात्रा है। तो ये OP कीमत पे OQ1 मात्रा और OP1 कीमत पे OQ मात्रा, ये क्या दर्शाता है, मांग में ह्रास दर्शाता है, मांग में कमियां दर्शाता है। तो इस प्रकार से मांग में ह्रास अथवा मांग में कमी को ये रेखा चित्र के माध्यम से और एक टेबल के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, एक तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। थैंक यू।